सो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 में एक नाम क्या है इसका, धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं। सो दोस्तों, मैंने चैप्टर 3 में पढ़ा कि धरातल के रूप बदलने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं, और चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे धरातल के रूप बदलने वाले बाह्य कारक कौन कौन से हैं। जिसके अंतर्गत हमने पहला पॉइंट लिया है अनाच्छादन। अनाच्छादन जैसे माना कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, तो कोई शब्द जो है बार बार आ रहा है और उसका मतलब नहीं पता है। तो जैसे माना हम कोई प्रक्रिया बता रहे हैं, माना इसी चैप्टर में हम कोई प्रक्रिया बता रहे हैं कि और बार बार हम नाम ले रहे हैं अनाच्छादन प्रक्रिया, इसको हम अनाच्छादन प्रक्रिया कहते हैं। अब अनाच्छादन का मतलब आपको नहीं पता है तो क्या समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं अनाच्छादन किसे कहते हैं। अनाच्छादन देखो, जैसे अनाच्छादन का मतलब होता है एकदम आसान भाषा में किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, चाहे वो हवाओं के माध्यम से। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि हवाओं के माध्यम से कैसे एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। रुकिए देखो, जैसे माना ये हमारी, ये क्या है, हवाएं हैं, ये हवाएं हैं, ये हवाएं हैं, ठीक। अब यहाँ पर धूल कंकड़ मिट्टियां रास्ते में इनको मिली, ये हवाएं जा रही थी बहती हुई, उसके बाद रास्ते में इनको धूल कंकड़ मिट्टी मिला। अब अपने साथ इनको भी बहा ले जाती है, बहा ले जाती है। लेकिन क्या जहां तक हवाएं जाएंगी वहां तक धूल कंकड़ मिट्टी ले जाएगी? नहीं। कुछ ही देर में जहां पर इनको, जैसे माना कि कोई पर्वत है, कोई पर्वत है, अब पर्वतों से ऐसे हवाएं जा रही थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, यहाँ पे पर्वत इनको मिला, यहाँ पर पर्वत इनको मिला। अब ये हवाएं जब यहाँ जाएंगी तो हवाओं में कम ताकत नहीं होती है। अब जितना हो सकता है इनसे अपने अपने साथ ही कंकड़ मिट्टी लेकर यहाँ तक बह जाती है। अब बहने के बाद इधर नीचे आई तो यहाँ पर इनको मैदान मिला, तो यहाँ से मिट्टी उठाती है, यहाँ से मिट्टी उठाती है और यहाँ पर मैदानों में गिरा देती है, ठीक है। ये हुआ हवाओं के माध्यम से अनाच्छादन प्रक्रिया। अनाच्छादन का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाके छोड़ देना, चाहे वो हवाओं के माध्यम से हुआ या फिर लेबर के माध्यम से हुआ या फिर संसाधन के माध्यम से हुआ। इतना बात सबको समझ में आई, ठीक है। ये हुआ अनाच्छादन। अनाच्छादन का मतलब मैंने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही अनाच्छादन कहलाता है, ठीक। उसके बाद हम अपक्षय को समझ लेते हैं। अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय देखो, अपक्षय का मतलब ये होता है कि जैसे एक नॉर्मल भाषा में हम समझे, नॉर्मल परिभाषा के रूप में, जैसे माना एक घर बनाया जाता है, घर बनाते समय ईंट नई लगाई जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद वही ईंट जो है कट के छोटे छोटे टुकड़ों में वहीं गिर जाती है, वहीं गिर जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम अपक्षय कहते हैं। किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूट कर अपने ही स्थान पर गिर जाना ही अपक्षय कहते हैं, ठीक है। अब अपक्षय के प्रकार के बारे में हम जान लेते हैं। अपक्षय कितने प्रकार होते हैं? अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं। पहला है भौतिक अपक्षय, ठीक है। पहला कौन सा है? भौतिक अपक्षय। अब हम भौतिक अपक्षय के बारे में अब हम ये जान ले रहे हैं कि भौतिक का मतलब सिर्फ हमको जानना है, बाकी अपक्षय का मतलब हमको पता चल गया है। अपक्षय का मतलब हमको पता चल गया है। अब भौतिक अपक्षय का मतलब ये होता है कि चट्टानों का टूटने का कारण कोई भौतिक कारण हो सकता है। अब ये कैसे? जैसे हम समझ लेते हैं कि कोई भी चट्टान जैसे दिन में सूर्य की किरणों से, सूर्य की गर्मी से वो गर्म होकर फैल जाती है। उसके बाद रात में तापमान की कमी के कारण, ठंडापन के कारण फिर से सिकुड़ जाती है, फिर से दिन में कर जाती है, मतलब कि फैल जाती है, रात में फिर से सिकुड़ जाती है। सेम यही प्रक्रिया होते होते चट्टानें कमजोर होकर टूटने लगती हैं। ये कौन से कारण हुए?
ये भौतिक कारण हुए। भाई धूप लगना, सूर्य धूप लगना, शाम होना, ये प्राकृतिक कारण ही तो है। प्राकृतिक मतलब भौतिक, ठीक है। इसको हम, ये हुआ भौतिक अपक्षय। उसके बाद दूसरा कौन सा है? दूसरा कारण है, दूसरा प्रकार है रासायनिक। इसको हटा देते हैं। दूसरा है रासायनिक। रासायनिक अपक्षय। अब चट्टानों के टूटने के रासायनिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं? चट्टानों के टूटने के रासायनिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं, अब हम जान लेते हैं। अब जैसे माना कि रासायनिक चट्टानों में कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जिसमें खनिजों का मिश्रण होता है। वो चट्टानें जिसमें खनिजों का मिश्रण होता है, वो जो है पानी के संपर्क में आने के बाद, जिसे मान लेते हैं हम लोहा, ठीक है। माना ये लोहा है, लोहे की पाइप मान लेते हैं। जैसे माना लोहे की पाइप है, अब लोहे की पाइप जो है पानी के संपर्क में आकर पानी, अब जैसे लोहे में जंग लग जाता है, मोर्चा लग जाता है, जंग लग जाता है, तो अगर कोई पानी के संपर्क में ही लोहे की पाइप रहेगी तो कुछ दिन बाद उसमें जंग लग जाता है। आप सभी ने देखा होगा, जंग लग जाता है, ठीक है। तो कुछ दिन बाद वही जंग जो है धीरे धीरे करके परतों के माध्यम से उसी पाइप को कमजोर कर देते हैं, और धीरे धीरे वो चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। ये हुआ रासायनिक अपक्षय, रासायनिक कारण, कि मतलब कि एक लोहे की पाइप थी जो पानी के संपर्क में आने के बाद वो धीरे धीरे करके जंग के रूप में टुकड़ों में टूटकर नष्ट हो जाती है। ये हुआ रासायनिक अपक्षय। उसके बाद नेक्स्ट हम जान लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा जैविक अपक्षय। तीसरा कौन सा है? जैविक अपक्षय। अपक्षय के प्रकार में हमने कितने बताए? भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय, लास्ट है तीसरा जैविक अपक्षय, ठीक है। जैविक अपक्षय, अच्छा जैविक कारणों से कैसे चट्टानें टूट जाती हैं? जैविक अपक्षय के अंतर्गत हम मानव को ले लेते हैं, जीव जंतुओं को ले लेते हैं, पक्षियों को ले लेते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पक्षी किस तरह से चट्टानों को कमजोर करते हैं। देखो पक्षी इस तरह से कमजोर करते हैं चट्टानों को कि कोई भी बीज यहाँ से उठाकर कहीं और छोड़ देते हैं, तो वही बीज वो जम जाता है, धरातल पर जम जाता है। जमने के बाद माना अभी इतना बड़ा बीज रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें पेड़ निकलता है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसकी जड़ें भी नीचे जाती हैं, तो ये जड़ें जब धरातल पर जाती हैं, चट्टानों में जाती हैं, तो धीरे धीरे करके चट्टानों में दरार हो जाती है, चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। इस माध्यम से चट्टानों को कमजोर करने में पशु पक्षियां सहायक हुए। और दूसरा माध्यम हम समझ लेते हैं कि मानव किस प्रकार चट्टानों को कमजोर करने में सहायक होता है। हम लोग कहीं घर बनाना होता है, रेलवे लाइन बनाना होता है, कल कारखानों के लिए मिट्टियों की जरूरत पड़ती है, खुदाई के माध्यम से हम लोग चट्टानों को कमजोर करते हैं। इस तरीके से मानव चट्टानों को कमजोर करता है। उसके बाद हम जीव जैसे माना कि पक्षियों में हमने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बीज ले जाकर छोड़ देते हैं, तो वहां पर पेड़ जम जाता है, फिर पेड़ों की जड़ें निकल आती हैं, ठीक है। तो उस माध्यम से चट्टानें कमजोर हो जाती हैं। उसके बाद हमने बताया कि मानव घर बनाता है, रेलवे लाइन बनाता है, कल कारखानों के लिए जरूरत पड़ती है मिट्टी की, तो उस माध्यम से चट्टानों को कमजोर करता है।
उसके बाद हम बताएंगे कि जीव, कोई भी जीव कैसे कैसे जो है जानवर चट्टानों को कैसे कमजोर करता है। एक हम समझ लेते हैं, जैसे चूहा ही समझ लीजिए। अब जैसे चूहा है, अब जैसे माना ये चट्टान है हमारी, अब चट्टाने हैं, अब चूहा इसमें ऐसे बिल बनाएगा, जब बिल बनाएगा तो यहाँ की इतनी इतनी चट्टान कमजोर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, बस इतना लिख दीजिए आप, नंबर मिलने तैयार। इतना समझ में आया। अनच्छादन का मतलब हमने बताया। उसके बाद अपक्षय का मतलब हमने बताया। अपक्षय का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज, कोई भी चट्टान, ईंटे का हमने उदाहरण दिया कि जैसे माना ईंटा, नया घर बनाया जाता है, नए घर में, लेकिन ईंटा कुछ दिन में अपने ही स्थान पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर गिर जाता है। वो कौन सी प्रक्रिया है? अपक्षय। अब अपक्षय को हम कितने प्रकार होते हैं? अपक्षय के 3 प्रकार हमने बताए। पहला है भौतिक अपक्षय, दूसरा है रासायनिक अपक्षय और तीसरा है जैविक अपक्षय। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कमेंट्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होनी चाहिए। और कल की वीडियो हम जानेंगे अपक्षय और अपवर्तन में अंतर। ठीक है, थैंक यू, गुड ब्लेस यू।